अब यहाँ पे देखिए बेटा, आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। समास यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द, जब समास का मतलब होता है यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं समास। जैसे राजा का पुत्र, तो इसका हम संक्षेपीकरण करेंगे तो बोलेंगे राजपुत्र। ठीक है, इस तरह से समास का मतलब यानी कि संक्षेपीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समास होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए कि दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो है यहाँ पे देखना, ये पूर्व पद कहलाएगा और ये उत्तर पद कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें समास में बच्चों दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, हो गया ना? अब इसको देखो यहाँ पे, और इसको कैसे करेंगे? इसे हम शब्द को राजपुत्र को हम इसको विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे राजा का पुत्र। तो इसे हम कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह। समास विग्रह। हाँ, समास विग्रह इसी को कहते हैं। ठीक, अब इसी शब्द को अगर हम इसमें संक्षेपीकरण के अंतर्गत इसको हम एक शब्द बनाते हैं राजपुत्र, इसको हम कहेंगे समस्त पद कहेंगे। जैसे आप देखो, अब ये राजपुत्र है ना, राजपुत्र का मैंने विग्रह किया, समास विग्रह इस तरह से होता है, विग्रह किया तो राजा का पुत्र बना। ठीक, अब हम इसको इसको कहेंगे समस्त पद। समस्त पद। हाँ, समस्त पद या समासिक पद, समस्त या समासिक दोनों ही इसको हम कहेंगे। समासिक पद भी कहेंगे, समस्त पद भी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बस ध्यान देना कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ठीक, और उसका विग्रह करते हैं तो जो संक्षेपीकरण जो हम करते हैं तो किसी ने जो कारक होता है उसको हटा देते हैं ना, तो संक्षेपीकरण होता है, तो वहाँ पे वो समस्त पद कहलाएगा। लेकिन जब उन्हीं जो वर्ड छुपे होते हैं उसको अगर हम लिखते हैं तो वो समास विग्रह कहलाएगा। ठीक, समझ गए? यस मिस। अब यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान से देखो, राजपुत्र है। ठीक, अब इस राजपुत्र को अगर हम कहेंगे राजा का पुत्र, यहाँ पर का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर का दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे, जब इस तरह से लिखेंगे तो कहेंगे समास विग्रह, इस तरह से लिखेंगे तो हम कहेंगे समास पद। ठीक है, समास पद। अब देखते हैं पहला, अब आइए बंद बंद समझते हैं बेटा। अब देखते पहला अव्ययभाव समास। अभी मैंने कहा अव्यय अर्थात वे शब्द जिसका लिंग वचन कारक पर कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अव्यय वाले शब्द। यहाँ पे उसी के अंतर्गत अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी कि अव्ययभाव समास का जो प्रथम पद होगा, अभी मैंने कहा ना कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययभाव समास में जो प्रथम पद होगा यानी कि पूर्व पद होगा और वही इंपॉर्टेंट होता है, यानी वही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अब इसमें प्रथम पद देखो ऐसे होगा, प्रथम पद में आ होगा, प्रति होगा, अन होगा, यथा होगा। यानी कि जिन शब्दों का पूर्व पद आ, प्रति, अन, यथा, वे, ये सब रहता है, आप समझ जाएगा कि वे अव्ययभाव समास हैं, क्योंकि ये शब्द सारे अव्यय के शब्द कहलाते हैं और उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन जब ये अव्यय के शब्द किसी संज्ञा के साथ मिलते हैं तो ये उस संज्ञा को भी अव्यय बना देते हैं, यानी कि उसको भी अव्यय भाषा के अंतर्गत वो भी आ जाता है, यानी कोई भी क्रिया विशेषण के रूप में बन जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये प्रत है, हम इसको प्रत लगा करके
प्रतिदिन, ठीक। प्रति यहाँ पर पूर्व पद ग्राम गत, यहाँ पे देखिए ग्राम गत एक समस्त पद है, इसको हम समस्त समासिक पद दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम गत एक समस्त पद है। अब इसका विग्रह करेंगे, कैसे लिखेंगे? ग्राम को गत। और यहाँ पे देखिए बेटा, कर्ता ने कर्म को, मतलब को लगा है, ये को तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। आया समझ में? Yes, miss. Yes, miss. अभी मैंने कहा बेटा, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को करण से के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन है अरे, संबोधन है अरे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी तत्पुरुष समास में इनका प्रयोग होगा तो इनमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जो 6 कारक होते हैं वो जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया, इस तरह से इस ग्रामगत समस्त पद का समास विग्रह ये होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए करम तत्पुरुष के अंतर्गत मैंने यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल दिया है, तुलसीकृत। यहाँ देखिए तुलसीकृत एक समस्त पद है। अब इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? तो लिखेंगे तुलसी द्वारा रचित। इस तरह से या तो तुलसी द्वारा कृत भी लिख सकते हैं, हम रचित भी लिख सकते हैं, कृत लिख ज्यादा तुलसी समझ में आएगा। तुलसी द्वारा कृत यानी कि तुलसी द्वारा ये लिखा गया है। तो इस तरह से इसका समास विग्रह होगा। अब दूसरा देखिए, रेखा अंकित। रेखांकित एक शब्द है, यहाँ पे देखो रेखांकित एक शब्द है, ये रेखांकित एक समस्त पद है, ठीक है। अब इस समस्त पद को अगर हम समास विग्रह इसका करते हैं तो रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, ये इसका समास विग्रह है और ये इसका समस्त पद है और ये करम तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? को के लिए, को के लिए इसका चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत मैंने एक पद लिखा यानी कि एक शब्द लिखा है जिसका जो है पाठशाला। ये इसका समस्त पद है, पाठशाला समस्त पद है। लेकिन जब इसी पाठशाला का हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। यहाँ पर देखिए ये इसका समास विग्रह होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, मान लीजिए कि रसोई घर। यहाँ पे देखिए रसोई घर एक समस्त पद है, लेकिन जब इसी रसोई घर का आप समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, तो इस तरह से उसका समास विग्रह होगा, ठीक। यहाँ पे देखो चौथा है पदार्थ तत्पुरुष। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखेंगे? धनहीन, धनहीन लिखते हैं। यहाँ पे धन से हीन, यहाँ पे देखो से लगा है। अपदान तत्पुरुष का चिन्ह जो क्या होता है? से होता है। तो हम यहाँ पे एक शब्द लिखे हैं धनहीन, जो कि समस्त पद है। अब इसी धनहीन को हम विग्रह करेंगे, लिखेंगे धन से हीन। ये इसका समास विग्रह ये गंगा जल एक शब्द है, ठीक।
और इसको हम समस्त पद कहते हैं। इसी को अब हम इसको विग्रह करेंगे, लिखेंगे गंगा का जल, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम विग्रह करके लिखेंगे, ठीक। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? में और पर। इसका चिन्ह क्या है? में और पर। में और पर। जैसे हम लिखेंगे, जैसे आनंद मग्न, इसका अधिकरण चिन्ह होगा और इसका विग्रह होगा आनंद में मग्न। आनंद मग्न एक जो है समस्त पद है, और जब इस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे आनंद में मग्न, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे कर्मलीन। कर्मलीन, कर्म में लीन। कर्म में लीन। जब भी बेटा हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे तो हम ध्यान लगा के देखेंगे उसमें विशेष विशेषण है कि उपमेय और उपमान है। जहाँ पे विशेष और विशेषण होगा वहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा, और जहाँ पे उपमेय और उपमान होगा वहाँ भी कर्मधारय समास होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, नील गाय। नील गाय एक समस्त पद है। अब इसका विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे? नीला है जो गाय। तो जब भी हम तत्पुरुष समास, जब भी हम कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे, हम है जो लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हम है जो लगा करके उसका विग्रह करेंगे। संख्यावाची विशेषण का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें पूर्व पद जो हमेशा संख्यावाची रहता है और उत्तर पद दूसरा रहता है, लेकिन पूर्व पद जो है संख्यावाची ही हमेशा रहता है। जैसे सतसई। हाँ, सतसई यानी को पंचवटी। पंचवटी तो दोपहर। 5 वटों का समूह। हाँ, 5 वटों का समूह। तो देखो पंचवटी, यहाँ पे देखिए, तो पंचवटी में 5 वटों का समूह। तो इस तरह से यह पंचवटी जो है कहला, यानी कि इसको हम कहेंगे द्विगु समास। यहाँ पे देखिए, ये 2 पद है, पूर्व पद उत्तर पद, ठीक। पूर्व पद देखिए संख्या है, पूर्व पद जो पंच यानी कि 5, ये संख्या का बोध करा रहा है। वट मतलब वृक्ष, यानी कि 5 वृक्षों का समूह या समाहार का बोध करा रहा है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब भी द्वंद्व समास आप देखेंगे, इस समास के शब्द जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा। यहाँ पे ध्यान से दो कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि देखो ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होता है, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। बीच में योजक चिन्ह जरूर लगा होता है, ठीक है। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम और लगा कर करेंगे, जैसे माता और पिता, ठीक, भाई और बहन, दिन, जिसका मुख या आनंद का रहते मुख भी कर सकते हैं, अर्थात रावण। दस है जिसके मुख, ऐसे 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, या 10 है जिसका मुख अर्थात रावण। तो इस तरह दोनों तरह से हम विग्रह कर करके इसको हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा देखिए, गिरधर। गिरधर, इसको हम विग्रह करें, गिर को धारण करने वाला। गिर को धारण करने वाला कौन गिर को धारण कर किया था? तो भगवान कृष्ण। यहाँ पे देखिए गिरधर, गिर
गिर मतलब होता है पर्वत और धर मतलब होता है धारण करने वाला, यानी कि गिर को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो इस तरह से इसका हम विग्रह करेंगे, यानी कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्राधान्य होता है और तीसरे पद की ओर संकेत करता है, यानी कि कोई पद प्राधान्य होता है। बच्चों इसमें यहाँ पे दोनों बहुब्रीहि समास के दोनों पद जो विशेषण होते हैं, दोनों पद विशेषण होते हैं और एक किसी तीसरे को संकेत देते हैं। जैसे गिर को धारण करने वाला अर्थात यहाँ पे गिरधर कृष्ण की बात हो रही है, इस तरह से इसका बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पे कृष्ण की विशेष की बात हो रही है, कृष्ण को विशेष होंगे और गिर को धारण दोनों विशेषण शब्द ये होगा। ठीक है।